चलेगी, लड़ाई चलेगी के सामने में है घटना कौन किया, घटना कौन अंजाम। अब जिसकी बात आप करते हैं वो सत्ता में पैदा लिया है। एसपी के खिलाफ आंदोलन हम लोग करते थे, एक आदमी को मार दिया था इसके लिए। राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो अक्सर गरीबों की आवाज़ बनकर उभरते हैं, सामने आते हैं। हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि इनके पार्टी के नेताओं के द्वारा और विपक्ष के द्वारा अक्सर इन्हें विवादों में घसीटा जाता है, इसलिए कि वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं और ये अपने स्तर की राजनीति करना चाहते हैं। हम इनसे कई बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपकी राजनीतिक जीवन लगभग 40 वर्षों से है सर। कई दशकों के राजनीति को आपने देखा और खुद भी सर सरकार के अंग बनकर रहे। वर्तमान राजनीति के स्तर पर सर क्या कहेंगे? हम यहीं से शुरुआत करते हैं सर। देखिए, हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे उस समय लोकदल पार्टी हुआ करती थी, तो लोकदल के ज़माने में और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिक्स होता था बेगूसराय का, आप कह दीजिए तो। उस कद्दावर नेता सूरज नारायण सिंह जैसे बिल्कुल जिसको कम्युनिस्ट कहा जाता था उस चरित्र के सूरज बाबू नेता थे। और जो भी जिला में होता था आंदोलन, हम लोग संयुक्त रूप से भी पेट्रोकेमिकल आंदोलन में काम किए। उस आंदोलन में हम लोग भी जेल गए थे। उस समय संघर्ष की राजनीति होती थी, गरीबों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर संघर्ष होता था। सारे लोग राजनीतिक दल होता था, एक हो जाते थे और सारे लोग उस लड़ाई को हम लोग लड़ते थे। आपको बताते हैं, जब हम स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, एक राम नरेश सिंह थे खोदामनपुर के, पुलिस हाजत में बंद करके उसको मारते मारते मार दिया था। उसमें सारे पार्टी के लोग हम लोग सड़क पर आए थे और उसमें हम 1.5 महीना जेल के अंदर में रहे थे। हम थे रामचंद्र पासवान थे, जो राजद में अभी अशोक यादव है। हम लोग पकड़ा के जेल में गए थे, एसपी के खिलाफ आंदोलन था। सब पार्टी एक हो गई थी, सब पार्टी एक हो गई थी, सारे विपक्ष के पार्टी, कांग्रेस छोड़ के सारे पार्टी एक थे हम लोग। एक आदमी के हत्या। हाँ, एसपी के खिलाफ आंदोलन हम लोग करते थे, एक आदमी को मार दिया था इसके लिए। सर आज जो स्थिति है, इतना गिरावट हो गया। एक गरीब ई रिक्शा वाला को रोड पर पत्थर से कुछ का मार दिया। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है लोग सड़क पर नहीं आया, जिसके वजह से हम सत्ता पार्टी में रहते हुए हम तिलमिला गए, अपने को रोक नहीं पाए जब हम सत्ता पार्टी में हैं, और हम उसके आंदोलन में शामिल हो गए। हमारा राजनीति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब जिसकी बात आप करते हैं वो सत्ता में पैदा लिया है। सत्ता जब है अभी पार्टी में तब पैदा लिया, कुर्ता पैजामा पहन लेने से वो अपना के नेता बुझ रहा। और हम जब यहाँ गरीबों के सवाल पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? सर, आपने कहा है कि एक आदमी के हत्या पर आप सभी दल उस समय एक हो गए थे, जहाँ तक जेल यात्रा भी आपने की। बिल्कुल। और एक सप्ताह पहले जो घटना घटी बेगूसराय में, बछवाड़ा से लेकर सिमरिया तक, वह दौर एक ऐसा आ गया सर 2-3 दिन का, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता थे, कहीं से भी सहानुभूति नहीं देखी गई सर। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। ये कैसा दौर आ गया सर? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में इस घटना को आप देखिए। यदि कोई आदमी ये कहते बिहार में, बिहार का आदमी कोई यदि देश में घूम के कहे बिहार चोर है, बिहारी चोर है, बिहारी चोर है, तो इस राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। यदि इस राज्य का कोई प्रमुख पार्टी जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि जंगल राज है, और ये जो घटना हुई पूरे जिला के, पूरे बिहार के आंख के सामने में है, घटना कौन किया, घटना कौन अंजाम दिया, कौन सूत्रधार था। पुलिस भले कोई कारण से लोग को बचा दे सूत्रधार को, लेकिन जनता जानती है कि किसने इस घटना को कराया। हमारे यहाँ बिहार में या बेगूसराय में 100 करोड़ के इन्वेस्ट करने वाला लोग आने वाला है। अब जब ये मैसेज तुम दोगे कि बेगूसराय में आतंक है,
राह चलते लोगों को गोली मारा जाता है तो हमारे यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा? हमारा प्रगति रुकेगा। हमारा बेगूसराय का सत्यानाश करने वाला जो हम प्रगति कर रहे हैं, इस जिला के लोग प्रगति कर रहा। बिहार में पर कैपिटा आमदनी में बिहार अव्वल है। बचा हुआ बिहार जो झारखंड का अलग होने के बाद बचा हुआ बिहार का बेगूसराय जमशेदपुर है, इसको और हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। और गुंडा तत्व और सामाजिक तत्व यहाँ राजनीति में आ गया है, जो अपने गुर्गे को लेकर ये बदनाम करने के साजिश बेगूसराय में कर रहा है। सर, आप कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, सुधा डेयरी, हाल फिलहाल में पेप्सी कारखाना खुले, सरकार की नीति थी कि और यहाँ विकास हो, कहीं उसी विकास को डाइवर्ट करने के लिए तो यह प्रयास नहीं किया गया। आप जिसको विकास का जलन हो रहा है, जो इतना विकास हो रहा है, इतना काम हो रहा है, तो फिर अगला बार हमको कुर्सी नहीं मिलने वाला है। सरकार के पक्ष में जो सरकार कर रही है, जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए विकास ही नहीं हो, इस प्लानिंग से कांड का किया गया इस रूप में। देखिए सर, आते हैं कि विगत 1-1.5 माह से आप चर्चा में लोगों के बीच रहे कि ई रिक्शा चालकों के लिए अगर किसी ने आवाज़ बुलंद किया तो एक शख्स ने किया, राम बदन राय ने किया। सर, उसके लिए धरना प्रदर्शन, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आपने गुजरा। बेगूसराय नगर निगम में सर ई रिक्शा चालकों का शोषण नहीं होता है, दोहन होता है सर। कि बेगूसराय नगर निगम के द्वारा 8 लाख से 9 लाख रुपया में टेंडर होता है और ई रिक्शा चालकों से करोड़ों रुपये जो जायज़ कागजी तौर पर है वसूले जाते हैं। नाजायज़ क्या वसूले जाते हैं वो तो सर्वविदित है सर, और ई रिक्शा चालक से बेहतर और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है सर। क्या उस और भी आपका संघर्ष होगा सर? देखिए, नगर निगम का पाप धुलने वाला है इस बार के चुनाव में। अच्छा, जो भी पापी लोग इसमें रहे हैं उनको किसी को मौका मिलने वाला नहीं है। अब गरीब रिक्शा है, जिस दिन हम धरना पर बैठे हुए थे, हमारे बगल में 5 गो भूमिहार समाज का लड़का हमारे साथ ई रिक्शा चलाता, वो बैठा हुआ था। ये कोई जाति का सवाल नहीं है। हम जब एक्शन लेते हैं तो कोई बात के लोग जाति में ले जाता, पिछड़ा में ले जाता दल। क्या भूमिहार और ब्राह्मण का जो बेरोजगार गरीब लड़का वो नहीं ई रिक्शा चला रहा है क्या? वो भी चला रहा है। और ई रिक्शा के शोषण कैसे हो? जो टेंडर हुआ है उसका कॉपी हमारे पास में है। उस टेंडर में कहीं ई रिक्शा की चर्चा नहीं है। गुंडागर्दी से सारा पैसा लिया जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कहा है, ये गुंडागर्दी टैक्स है, गुंडा टैक्स है ये। और गरीब के जो ई रिक्शा का सवाल है, बेरोजगार का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, उसको हम यही विराम देने वाले नहीं हैं। लड़ाई चलेगी। और जो भी चेयरमैन बनेगा, ई रिक्शा या टेम्पू, छोटा गाड़ी से जो कमाता खाता है, उससे 1 पैसा टैक्स लगावेगा तो हम नतीजा बुरा कर देंगे। सर, टैक्स लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपया 20 रुपया खुशी से लोग दे देंगे सर। लेकिन वहाँ पर नाजायज़ जो वसूली होती है, एक बात ये, और वसूली भी करते हो तो उसके लिए सुरक्षा सुविधा नहीं मिलती है। उसके लिए कहीं बेगूसराय में सर ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं है सर। आए दिन देखा जाता है कि उसे कोई भी दूसरी गाड़ी वाला गाली गलौज कर देता है, मारपीट कर देता है सर। तो सुरक्षा और उसके लिए सुविधा, दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ई रिक्शा के लोगों को संगठित होना पड़ेगा। मारने वाला जो होता है, गुंडे करने वाला होता है, 1-2 होता है, और उस चौक पर ई रिक्शा वाला सैकड़ों होता है। जब तक वो अपनी आवाज़ को नहीं उठावेगा और हमारे पास तक नहीं पहुंचेगा तो हम क्या कर लेंगे? इसलिए उसको संगठित होना पड़ेगा। वो मेहनत का कमाई खा रहा है, उसकी मेहनत का कमाई 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, 10 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, और उसका कमाई यदि कोई छीन रहा है, इसको तो हम होने नहीं देंगे। बेगूसराय में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आपको हम बता देते हैं, स्टैंड कहाँ बनता है ई रिक्शा का? याद, जहाँ बस का पड़ाव हो, जहाँ ट्रेन का पड़ाव हो, जो लोग बस से ट्रेन से उतरेगा और अपने घर छोटी छोटी सवारी से, चाहे रिक्शा जाए, ई रिक्शा जाए, टेम्पो जाए, जाता। रतनपुर में ही बनाने का क्या तुक था? वहाँ कौन सी ट्रेन रुकती है? कौन सी ट्रेन रुकती है जो बनाया है? वो तो आप ही के पार्टी के नेता है ना सर। हमारी पार्टी यहाँ नहीं है, हम ई रिक्शा के सवाल पर बोल रहे हैं।
कोई पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं, इसीलिए बहुत लोगों को हमारी बात अच्छा नहीं लगती। कोई करे, क्यों बनाया तुम वहाँ स्टैंड, प्राइवेट स्टैंड, वहाँ नहीं रहेगा स्टैंड बनाया वहाँ, अब पैसा तहसील रहे हो काली स्थान में, पैसा तहसील रहे हो कॉलेजिएट स्कूल के पास में, कौन स्कूल है, बीपी स्कूल, बीपी स्कूल के पास। सौंसे जिला में गुंडा का गिरोह बनाया गया, जो 8 लाख में, जो 45 लाख में होता था, मैनेज करके 8 लाख में लोग को दे दिया। और प्रतिदिन हर चौक पर गुंडा को बैठाया गया जो तुम यहाँ से जियो। सर आते हैं दूसरी बिंदुओं पर कि आप अक्सर गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं। सर मेरे न्यूज़ चैनल पर दर्जनों असहाय भूमिहीन लोग, जो 1-2 वर्षों से नहीं सर, उन्होंने कहा कि 1960-65 से ही, 64-67 से ही वहाँ पर बसे हुए हैं। सर वह जगह है बारो बाज़ार और सिमरिया के बीच अमरपुर का सर क्षेत्र। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा सर फुटेज। वो लोग बोले कि वहाँ के कुछ दबंग किस्म के आदमी उन्हें वहाँ से विस्थापित करने जा रहे हैं, जो गुप्ता बांध पर बसे हुए हैं 50 वर्षों से, 55 वर्षों से सर, उन्हें विस्थापित कर रहे हैं। सर उनके लिए क्या संघर्ष होगा सर आपका? नहीं, उसके लिए सरकार का प्रावधान है। जहाँ वैसे लोग बसे हुए हैं कटाव पीड़ित, मटिहानी में भी अभी भी बहुत बसा हुआ, बहुत लोग को ज़मीन मिल गया है, बहुत लोग बचा हुआ, वहाँ यदि वहाँ से लेके और बछवाड़ा झमटिया का जो इलाका है वहाँ भी बांध पर बसा हुआ, यदि कोई बैड एलिमेंट उसको भगाता है या कुछ करता है तो हम लोग चलेंगे वहाँ, देखेंगे, हम उसके लिए करेंगे। हटा कैसे देगा उसको, जब तक व्यवस्था नहीं, विस्थापितों के साथ खड़े हैं सर। बिल्कुल, जब उसको कोई नहीं हटावेगा, हटाएगा सरकार, हटाएगा उसको, जमीन अतिरिक्त बांस के व्यवस्था करेगा सरकार और वो हटेगा वहाँ से। ऐसे कैसे कोई हटा देगा? हटा देगा तो हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। सरकार में हम लोग हैं, उसको हम ठीक कर देंगे, ठिकाना लगा देंगे गुंडा को। सर अगले प्रश्न पर आते हैं कि विगत दिनों आपका एक स्टेटमेंट आया था बरहिया शब्द का, और मैं आज एक न्यूज़ चैनल पर आपके उस स्टेटमेंट को सुन भी रहा था सर, कि आपने बताया कि आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बरहिया से की थी सर, प्रोफेसर भी वहाँ रहे थे सर, लेकिन वहाँ के लोगों को बरहिया शब्द पर आपत्ति हो गई है सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बरहिया शब्द पर बस स्टैंड में गोली चली थी, हम बस स्टैंड गए थे, उन लोगों ने बताया कि ये गोली मार के पुल टप गया। तो वो हमको जब एंकर आपके जैसे पूछे तो हम कहे वही पार जाएगा, कहाँ जाएगा, बरहिया जा सकता है, मोकामा जा सकता है, मरद जी, हम कई गांव का नाम लिए। कोई बरहिया का हम टारगेट क्यों करेंगे? राजनीति से जोड़ दिया गया क्या? और राजनीति से, जिसको देखिए रामबदन राय के नाम आते ही सामंती कीड़ा काटने लगता है, क्योंकि हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारा नाम आया। अब बरहिया का हम नाम क्यों लिए? उस पर हम बरहिया है तो नहीं नाम लेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा है कि किसी भी एक आदमी को हमारे बयान से लगता है कि उनका आहत हुए हैं, तो इसके लिए हमको खेद है। हम किसी को आहत क्यों करेंगे? हम न कोई गांव के खिलाफ में है, न हम कोई जात के खिलाफ में है, हम समस्या की बात बोलते हैं, न कोई जात के बारे में बोलते हैं, न कोई गांव के। उनको यदि आहत हो गए तो हमको खेद है भाई। लेकिन जिस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, सामंती भाषा के नौकर चाकर के रूप में, बरहिया में प्रोफेसर के जहिया बहाली हो रहा था तो हम क्वालिफाई किए थे, और हमारे नेता कपिल देव बाबू उस कॉलेज को कर रहे थे, और हम वहाँ इंटरव्यू दिए थे। हम इंटरव्यू में पास हो के प्रोफेसर, लोग कहता हमरे यहाँ आया था नौकरी करने के लिए, सामंती भाषा है कि नहीं है? तुम है क्या रे? हम एमए पास किए और कॉलेज खोला, कोई कॉलेज में कोई जाता। अब बेगूसराय में कोई कहा, वो तो सरकार के नौकर हुए ना, हम किसी जनता, सरकार या संस्था में कोई नौकर होता, कोई बरहिया का हो जाएगा क्या? इसलिए सामंती कीड़ा उन लोगों को काटता है। बरहिया से हमको प्रेम है। बरहिया वहाँ तो आप चुनाव लड़े उस क्षेत्र से, आपकी राजनीति रही फिलहाल तक भी सर, 10 वर्षों पहले, 5 वर्ष पहले भी सर,
फिर भी लोगों के अंदर आपके प्रति इस तरह का व्यवहार? इसलिए कि हम पिछड़ी जाति में पैदा लिए हैं, हम गरीब घर में पैदा लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप उस क्षेत्र में जब जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए या अपनी राजनीति वहाँ करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, देखिए उसमें बाधा बन जाते हैं? उन लोगों की मानसिकता है, जब हम कैंडिडेट हो जाएंगे ना तो सबसे इलाका लूट लेते हैं वो लोग। अच्छा, बात सही है कि नहीं है? आप हमको वोट नहीं देते हैं, लेकिन सम्मान से भी नहीं बात करते। बरैया के यदि हमने आपने जिक्र किया तो बरैया के लोगों का आहत क्यों करेंगे? वो कपिल देव बाबू का धरती है। वो ऐसे लोग हैं जो बरैया में दो तरह के लोग होते थे। हम स्टूडेंट लाइफ से बरैया में रहे। एक समाजवादी धारा के भूमिहार लोग थे, एक सामंती धारा के भूमिहार लोग थे। सामंती धारा कभी कपिल देव बाबू के नेता नहीं माना। हम अपनी आंख से देखे हैं, कपिल देव बाबू समाजवादी नेता थे, उनके घर के आगे में लिखा हुआ रहता था कि अब की कापो गोबर थापो। ऐसा कोई कैंडिडेट को करता है कोई? अब बढ़िया संस्कार की बात कर रहे हो, क्यों किया कपिल देव बाबू के? हम तो उनके चुनाव प्रचार में रहते थे, हम देखे हैं अपनी आंख से। सर बिहार में सर कृषि जगत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। आज जहाँ भी स्टेट ट्यूबवेल वगैरह देखे जाते हैं वो कपिल देव बाबू के नाम की चर्चा होती है, और उनके साथ इस तरह के व्यवहार होते थे। बिल्कुल, मैं देखा हूँ, कोई कहते जो नहीं किए हैं लोग। उनके गेट पर, बाउंड्री के गेट पर लिख दिया जब अब की कापो गोबर थापो। बढ़िया के लोग लिखे, क्योंकि समाजवादी थे, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की बात करते थे। कपिल देव बाबू चाहे कृषि मंत्री के रूप में हो या जो भी हो, कपिल देव बाबू की योजना गांव गांव में दिखाई अभी भी पड़ता है। उस आदमी को भी इज्जत वहाँ के लोगों ने नहीं किया। सर हम तो खेद में प्रकट कर लिए, यदि आप आहत हुए, मेरे विरोधी है, आहत है तो हमको खेद है। सर रामवदन राय की 5 पूंजी कौन है, जिस पूंजी के तहत ये लोगों के बीच अक्सर चर्चा में रहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो दलित समाज है, सदियों से पिछड़ा है, वो मुख्य धारा में आवे। दलितों का बच्चा भी है कलेक्टर एसपी बने। मुस्लिम समाज जो लोग हाशिए पर, उसको किनारा करने का हमेशा कोशिश करता है। ये घटना घटी, सब लोग जानता घटना क्या है। जो भारत सरकार का मंत्री होगा वो जवाबदेही से कोई बात बोलेगा। वो कह रहा है कि आतंकवादी घटना है, आतंकवादी को बचाया जाए, तो इससे क्या कहिएगा आप? क्या रामवदन राय चुप रहेगा इस बार? तो मुसलमान के एक कम्युनिटी को तुम टारगेट कर रहा। सर विगत दिनों हांसपुर की एक घटना थी, रास्ते के विवाद के लिए वो लोग आपके पास पहुंचे थे और आपके द्वारा प्रयास किया गया था। सर एक इसी तरह की घटना है आपके यहाँ घर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रजौरा में सर वो जगह है, महादलितों की मोहल्ला है, वार्ड नंबर 12। लगभग आबादी सर उसकी 1000 से ऊपर है, वोटर वहाँ पर 400 के लगभग हैं। वो वोटर हैं सर महादलित 400, चारों तरफ से उनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है सर। जब वोट आता है पंचायती चुनाव का, तो प्रतिनिधि जाते हैं सर, स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट कर देते हैं ज़मीन वालों के साथ कि इस बार मुझे जिता दीजिए, देखिए हम ज़मीन वालों से एग्रीमेंट करवा लें, आपको रोड बन जाए, और चुनाव के बाद वो स्टाम्प पेपर भी फट जाते हैं सर। क्या वहाँ तक आपकी यात्रा होगी सर? देखिए, वहाँ भी जाएंगे, इसी बात के लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों के जब लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत लोगों का अच्छा नहीं लगता कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गया, गरीबों को चलने का रास्ता नहीं दोगे दलित को। सरकार का प्रावधान है, जहाँ दलित को रास्ता निकलने का नहीं है वहाँ सरकार एक्वायर करके, ज़मीन एक्वायर करके उसको रास्ता देगा। वो वोट का खजाना दलित है, हर चुनाव में देखता है कमज़ोर नस्ल इसका क्या है, उसको दाब दो, वोट ले लो, बाद फरार हो जाओ। आज तक कोई दलित को रिप्रेजेंट करने वाला लोग नहीं हुआ, जिस वजह से सब समस्या। हम बात कर रहे हैं रामवदन राय जी से, कई बिंदुओं पर हमने चर्चा की इनसे, हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज हम अपने इस वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं, बातचीत को ख़त्म करते हैं।